हे गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 5 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के में हमने देख लिया था इम्यूनिटी के बारे में अच्छी तरीके से। फिर हमने कोल्ड चेन के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखा था। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं, और जो भी एंटीजन के फैक्टर या डिटरमिनेंट होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी क्या होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, जिसे हम आईजी भी कहते हैं, और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आईजी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्या होता है या एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जाता है। एंटीजन क्या होता है? एक फॉरेन पार्टिकल होता है जो डिजीज कॉजिंग करता है। तो ये हो गया हमारा एंटीजन। एंटीजन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल के रूप में जाता है। फॉरेन पार्टिकल के रूप में जाकर क्या करता है? डिजीज कॉज करता है, मतलब बीमारी बनाता है। तो ये एंटीजन जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर में प्रवेश करने के दौरान जो हमारी हेल्पर टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल किसको एक्टिवेट करती है? बॉडी सेल को। फिर बॉडी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी को एक्टिव करती है। एंटीबॉडी एक्टिव होकर जो एंटीजन आता है उसका डिटेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? इसको हम फिर डिटेक्ट करके कि कौन से प्रकार का एंटीजन है, फिर उसका एंटीडोट लेकर उसको खत्म करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिस्कवर किसने किया था? एमिल वॉन बेरिंग ने। इसका जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एमिल वॉन बेरिंग। तो इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कि मतलब एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन क्या है। एंटीबॉडी इज सबस्टेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूस इन द ब्लड टू फाइट डिजीज। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि द बॉडी प्रोड्यूस इन द ब्लड, जो बॉडी में ब्लड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो अपनी बॉडी है उसमें ब्लड में प्रोड्यूस होते रहते हैं। कि किस लिए ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं? टू फाइट डिजीज, ये डिजीज को फाइट करते हैं। मतलब जो भी हमारे एंटीजन आया उससे फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। तो इसके बाद में हम देखते हैं एंटीबॉडी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, करेक्ट डेफिनेशन क्या है। एंटीबॉडी आर सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए सीरम। एंटीबॉडी क्या होते हैं? सबस्टेंस होते हैं जो कि आर फॉर्म्ड इन सीरम, जो हमारे सीरम और टिश्यू फ्लूइड में होते हैं। इन द रेस्पॉन्स ऑफ एन एंटीजन, जो कि एंटीजन के रेस्पॉन्स में आते हैं। एंड रिएक्ट विद एन, जो किसके रिएक्ट होते हैं और एंटीजन के साथ स्पेशली बाइंड हो जाते हैं। तो हमने एक एंटीजन में एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या देखी थी? एंटीजन क्या होता है? एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन सिटी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सीरम या टिश्यू फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडी सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं किसके खिलाफ? एंटीजन के खिलाफ। और क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं स्पेसिफिकली एंटीजन के साथ। इसके बाद में हम देखते हैं जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी के क्या क्या गुण हो गए। तो सबसे पहला है प्रॉपर्टी एंटीबॉडी की क्या है? केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी इन ग्लोबुलिन। मतलब जो ग्लोबुलिन क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या होती है? इसकी केमिकल नेचर होती है किसकी? एंटीबॉडी की। एंड नेम्ड आर इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसके बाद में नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टी एंटीबॉडी आर हाईली स्पेसिफिक टू एंटीजन। मतलब एंटीजन क्या होते हैं, मतलब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक एंटीजन के खिलाफ हाईली स्पेसिफिक होती है। ये तो हमने वो भी वहाँ देख लिया था एंटीजन में कि एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होती है। तो ये भी यही बोल रहा है कि एंटीबॉडी आर हाईली स्पेसिफिक टू एंटीजन। मतलब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन के लिए हाईली स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट है हमारा एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट क्या होता है। बी लिम्फोसाइट क्या होता है? जो जो प्लाज्मा सेल होता है उसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? जो भी हमारा एंटीजन आता है उसको किलर का काम करता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? प्लाज्मा सेल आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी फैक्ट्री। प्लाज्मा सेल को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी की फैक्ट्री।
तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, एंटीजन था। एंटीजन का क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। एंटीजन जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जाता है तो हमारे शरीर में जो हेल्पर टी सेल होती है, मतलब एच पर हाई जो हाई हेल्पर टी सेल होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होकर क्या करती है, जो हमारी बॉडी सेल है उसको एक्टिवेट करती है। जो बॉडी सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करती है। फिर प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का जल्दी जल्दी फॉर्मेशन करती है। क्यों, क्योंकि वो एंटीबॉडी के साथ उनको लड़ना होता है। तो ये बोल रहा है कि एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, जो हमारा ये बता रहा है कि जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको एंटीबॉडी की फैक्ट्री, क्योंकि जो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट, प्लाज्मा सेल आर 2000 एंटीबॉडी इन आवर बॉडी पर सेकेंड। प्लाज्मा सेल में क्या होता है, 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है पर सेकंड के अंदर। मतलब प्लाज्मा सेल है ना, ये जैसे हमारा प्लाज्मा सेल है, तो प्लाज्मा सेल से पर सेकंड के अंदर 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड ऑफ टेट्रा पेप्टाइड। जो हमारी एंटीबॉडी होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो कौन से शेप की होती है, वाई शेप की होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा। तो सबसे पहले जो ये हमारी ये क्या है, हेवी चेन है। ये वाली हेवी चेन है, ये लाइट चेन है। मतलब हेवी चेन जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो हेवी चेन है, एक लाइट चेन। जो ये बड़ी वाली चेन है ये कौन सी है, हेवी चेन, और ये हमारी है लाइट चेन। अब इसमें जो ये वाले बॉन्ड है वो क्या है, डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड है। ये डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड कितने होते हैं, ये हमारे जो इसमें जो डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड की मात्रा होती है ये होती है 14 होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 2 तो यहाँ पर 2 तो एक जो लाइट चेन है उस पर होते हैं, 2 इस लाइट चेन पर होते हैं। ये हमारे जो डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड है ये जो प्रेजेंट है ये क्या हमारे डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट है हमारा ये जो एंटीजन का जो ये 2 रीजन होते हैं। ये वाले रीजन को क्या होता है, जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन मतलब ये चेंज होता रहता है, मतलब जिस प्रकार का एंटीजन आएगा उस प्रकार से ये चेंज होता रहेगा। तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये हो गई हमारी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर। तो ये कोई क्या हो गई हमारी ये क्या हो गई हमारी हेवी चेन। ये क्या हो गई हमारी हेवी चेन। हेवी चेन के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, लाइट चेन प्रेजेंट होती है। अब ये हमारा एंटीजन है। क्या है एंटीजन, एंटीजन क्या क्या होता है, एपीटोप। क्या होता है, एपीटोप। और एंटीबॉडी का क्या होता है, एंटीबॉडी की जो हेवी और लाइट चेन होती है वो 2 रीजन में बटी हुई होती है। जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला रीजन। वेरिएबल रीजन क्या होता है, चेंज होता रहता है, जिस प्रकार के एंटीजन आएगा उस प्रकार से ये चेंज होता रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल रीजन। और ये वाला होता है इसका, ये वाला कौन सा रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन। इसमें डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला हमारा जो एपीटोप है, एपीटोप किसका होता है, एंटीजन का। ये क्या कहाँ आके जुड़ता है, ये हमारे यहाँ आके जुड़ता है। एंटीबॉडी होती है वो एक तरह से की प्रिंसिपल की तरह वर्क करती है। की प्रिंसिपल क्या होता है, ताला चाबी सिद्धांत, मतलब लॉक की प्रिंसिपल। ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है। तो ये क्या हो गया हमारा एंटीजन, क्या हो गई, एक चाबी हो गई। तो यहाँ क्या लग रखा होता है, ताला लग रखा। तो ये चाबी एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है। तो ये हमारा, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो ये हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, 2 आइडेंटिकल हेवी चेन। मतलब 2 हेवी चेन होती है, ये हो गए दोनों हमारे हेवी चेन। और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, इसमें 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एल चेन, हेवी चेन को बोलते हैं एच चेन। तो 2 हेवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। तो इस मॉडल को हम क्या बोल सकते हैं, H2L2। इसके बाद में देखते हैं क्या होता है, हेवी चेन आर लॉन्गर एंड लाइट चेन आर शॉर्टर। मतलब जो हेवी चेन होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है, और जबकि लाइट चेन होती है वो क्या होती है, हमारी छोटी होती है। दे आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। ये चेन होती है क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर के अंदर पॉलीपेप्टाइड होती है। द लाइट हेवी चेन,
लाइट चेन एंड द हेवी चेन आर अटैच्ड बाय डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लाइट चेन है। तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पर ये लाइट चेन नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारी हेवी चेन, ये हेवी चेन किससे बॉन्ड है? डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड द्वारा। और हेवी और लाइट चेन किससे बॉन्ड है? डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड द्वारा। मतलब जो हेवी चेन और लाइट चेन एंड द हेवी चेन अटैच्ड बाय डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड। क्या होता है? जो हमारी लाइट चेन, ये वाली क्या हो गई? लाइट चेन। और ये क्या हो गया हमारी? हेवी चेन और लाइट चेन किससे अटैच्ड होती है? डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड द्वारा। और हेवी चेन मतलब H ये हमारी होगी हेवी चेन, ये होगी हमारी हेवी चेन, ये भी किससे बॉन्ड होती है? डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड द्वारा। मतलब जो लाइट चेन होती है वो कभी भी एक साथ अटैच नहीं होती है, खुद से अटैच नहीं होती है। लेकिन जो हेवी चेन अटैच्ड होती है, हेवी चेन लाइट चेन के साथ भी अटैच होती है। इसके बाद में हम देखते हैं लाइट चेन। मोलिकुलर वेट किसमें मापते हैं हम? डाल्टन के अंदर। तो जो हमारा लाइट चेन है, लाइट चेन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 25,000 डाल्टन। कितना? 25,000 डाल्टन। इसके दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये वाला हो गया हमारा वेरिएबल रीजन और ये हमारा हो गया कांस्टेंट रीजन। और सेम एज जो इसके अंदर भी किसमें हेवी चेन के अंदर भी ये वाला रीजन कौन सा हो गया? वेरिएबल रीजन। और ये वाला रीजन कौन सा हो गया? कांस्टेंट रीजन। तो इसमें वेरिएबल रीजन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? जो ये वाला रीजन है ना, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? 108 अमीनो एसिड। 1 से 108 अमीनो एसिड किसमें होते हैं? वेरिएबल रीजन में। किसमें? लाइट चेन के अंदर। और नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट रीजन। तो ये वाला कौन सा है? कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन में कितने होते हैं? 109 से 214, मतलब 214 तक अमीनो एसिड यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं, ये था हमारा लाइट चेन के बारे में। अब हम देखते हैं हेवी चेन क्या है? लाइट चेन का मोलिकुलर वेट कितना था? 25,000 डाल्टन। हेवी चेन का मोलिकुलर वेट लाइट चेन का डबल होता है, मतलब इसका क्या हो गया? 50,000 डाल्टन। इसमें भी टू पार्ट होते हैं, इसमें भी टू पार्ट होते हैं। इसमें कौन सा था? वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। इसमें भी सेम होता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। ये वाला हो गया हमारा वेरिएबल रीजन, ये वाला हो गया हमारा वेरिएबल रीजन। इसमें और इसमें ये जो होती है ना, ये एक बराबर पे होती है। तो इसमें भी अमीनो एसिड कितने होंगे? 1 से 108 अमीनो एसिड। और जो इसका जो कांस्टेंट रीजन है वो क्या होता है? छोटा होता है, जबकि इसका कांस्टेंट रीजन क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? 109 से 440 अमीनो एसिड। तो ये हो गया हमारा लाइट चेन और हेवी चेन के बारे में कि लाइट चेन और हेवी चेन दोनों में कितने रीजन होते हैं? वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। जो वेरिएबल रीजन होता है लाइट चेन का और हेवी चेन का बराबर होते हैं उनमें अमीनो एसिड। और जो कांस्टेंट रीजन होता है वो हेवी चेन का बड़ा होता है और लाइट चेन का छोटा होता है। इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? इसको लाइट चेन बोलते हैं और इसको हेवी चेन बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में एक प्रॉपर्टी शो हो रही है, वो आपको दिख रही होगी। क्या हो रहा है? इसमें भी क्या, जो हमारी लाइट चेन है, लाइट चेन में भी जो वेरिएबल रीजन क्या हो रहा है? 1 से 108 अमीनो एसिड। हेवी चेन में भी क्या हो रहा है? वेरिएबल रीजन 1 से 108 अमीनो एसिड। तो क्या है? लाइट चेन एज वेल एज हेवी चेन वेरिएबल रीजन आर सेम। जो लाइट चेन और हेवी चेन होती है उनके वेरिएबल रीजन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? पेराटॉप। तो यह क्या हो गया अपना? पेराटॉप। पेराटॉप क्या होते हैं? जहां पर एपिटॉप आकर जुड़ते हैं, एंटीजन का एपिटॉप आकर जुड़ता है। तो ये हमारी होगी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, होगी कौन से? वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन वो वेरी करता है। वेरी किस पे करता है? कि कौन से प्रकार का एंटीबॉडी आकर मुझ पे अटैच होगा, उस पर वेरी करता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। द हेवी चेन आर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट केसेस इन मतलब हमारी हेवी चेन होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। अलग अलग प्रकार कौन से हो गए वो हम देखेंगे। जो हमारी हेवी चेन होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 5 टाइप्स की। तो हम उन पांचों टाइप को हम देखेंगे। आईजीजी को क्या बोलते हैं? गामा। आईजीए, ए हो गया अल्फा। आईजीएम, एम हो गया म्यू। आईजीडी, डी मतलब डेल्टा। और आईजीई, ई मतलब एप्सिलॉन। दीज क्लास आर प्रेजेंट ऑन हेवी चेन। ये हमारे किस पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारा हो गया गामा पर, ये हो गया म्यू, ये हो गया डेल्टा और ये हो गया अपना
एप्सिलॉन और ये हो गया हमारा अल्फा। तो ये क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा हेवी चेन का। अब लाइट चेन का देखते हैं। द लाइट चेन आर सिमिलर केसेस ऑफ आईजी, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ये टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक हो गया हमारा कप्पा, एक हो गया हमारा लेमड़ा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबुलिन हैज आइदर टू कप्पा और टू लेमड़ा लाइट चेन बट बोथ आर नेवर फाउंड टुगेदर इन ए मोलिकुलर। मतलब क्या हो गया, ये क्या प्रेजेंट था हमारा लाइट चेन। तो लाइट चेन में क्या प्रेजेंट थे हमारे दो रीजन थे, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन में क्या होते हैं, दोनों में या तो हमारा प्रेजेंट होगा तो ये तो होगा हमारा कप्पा कप्पा और या प्रेजेंट होगा लेमड़ा लेमड़ा। लेकिन कभी भी दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये यही बता रहा है ईच इम्यूनोग्लोबुलिन हैज आइदर टू कप्पा और टू लेमड़ा, मतलब जो प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ या तो दोनों कप्पा हो सकते हैं या दोनों लेमड़ा हो सकते हैं, किसमें, लाइट चेन के अंदर। बट बोथ लेमड़ा एंड कप्पा आर नेवर फाउंड टुगेदर इन ए मोलिकुलर, मतलब कभी भी दोनों साथ में नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन कॉन्सिस्ट ऑफ टू प्रोटीन ईच ए वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा एंटीजन कंबाइंड साइट इट हैज एन अमीनो टर्मिनेज, मतलब जो हमारी एंटीजन टर्मिनल कॉम्बाइंडिंग साइड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो टर्मिनेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, विच कॉन्सिस्ट बोथ हेवी चेन और लाइट चेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 5 इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, जो हमारी ह्यूमन सीरम हो गया, ह्यूमन या प्लाज्मा सेल्स हो गई, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। अब वो 5 कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखते हैं एक चार्ट के अंदर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारे 5 हमारे बॉडी के अंदर सीरम के अंदर या प्लाज्मा सेल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से हो गए, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो सबसे पहले हम देखते हैं IgG। IgG को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। तो गामा के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है, यूजुअली फॉर्म, ये क्या होता है, मोनोमर। मोनोमर मतलब हो गया इसमें जो हमारे वाई चेन की शेप थी वो एक ही प्रेजेंट होती है, एक ही प्रेजेंट हो गई तो ये क्या हो गया, अदर चेन के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक ही चेन होगी तो दूसरे चेन के साथ, अगर दो चेन है ही नहीं तो हमारे को हमारे दूसरे की चेन। तो नेक्स्ट है हमारा अदर चेन। ये अदर चेन के साथ कैसे जुड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही चेन प्रेजेंट, ये मोनोमर में प्रेजेंट होता है। मोनोमर में प्रेजेंट होने के कारण इसको अदर चेन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये अदर चेन को यूज में क्यों लेगा। नेक्स्ट इसका मोलिकुलर वेट, जो IgG होता है उसका सबसे कम मोलिकुलर वेट होता है 1,50,000 डाल्टन। मोलिकुलर वेट का मापक क्या है, डाल्टन। नेक्स्ट है इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन, जो सीरम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का, IgG का। इसका हाफ लाइफ स्पेन, मतलब हाफ लाइफ डे क्या होता है इसका, 23 दिन, ये 23 दिन तक रहता है हमारे। फिर हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे बॉडी के अंदर जो क्या होता है, एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है IgG, जो क्या कर सकता है, मतलब प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, मतलब प्लेसेंटा द्वारा भी बॉडी के अंदर आ सकता है। जो हमारे जैसे न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, प्लेसेंटा द्वारा ये मदर टू फीटस ट्रांसफर होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होने के कारण जो IgG होता है वो मदर टू फीटस प्लेसेंटा द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। इसका हम देखते हैं जो हीट लेवल होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट हो गया ये जो सीक्रेशन होता है न्यू बॉर्न बेबी में, सीक्रेशन मतलब पहले से प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये क्या कहाँ पर आ जाता है, न्यू बॉर्न बेबी में ऑलरेडी आ जाता है। अब हमारे देखते हैं जो IgG होते हैं ना, वो भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। इसमें क्या होता है, IgG2 होता है ना, वो जो क्या करता है, केवल मदर के जो प्लेसेंटा उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। बाकी जो IgG1, IgG3 और IgG4 होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, किसको,
प्लेसेंटा को, लेकिन IgG2 होता है जो क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पा सकता है किसको, प्लेसेंटा को। अब नेक्स्ट है हमारा IgA। IgA को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एल्फा और या फिर एंटीबॉडी ए। इस ये क्या होता है, मोनोमर में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली किसमें प्रेजेंट होता है, डाइमर में। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। तो ये हो गया हमारा एक एंटीबॉडी, ये हमारी है दूसरी एंटीबॉडी, ये ऐसे जुड़ी हुई होता है। तो ये किसके द्वारा एक जुड़ा होता है, जे चेन के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जे चेन होती है, उसके द्वारा जुड़ा होता है। तो इस ये क्या क्या होता है, डाइमर होता है IgA, और इसके अदर चेन कौन सी होती है, जे चेन होती है। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1,60,000। IgA होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो हमारा डाइमर होता है उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, जबकि जो मोनोमर होता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। ये 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, सीक्रेटरी और सीरम। सीक्रेटरी को क्या बोलते हैं, डाइमर, और सीरम को क्या बोलते हैं, मोनोमर। अब हम देखते हैं इसका मोलिकुलर वेट हो गया, इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 10 to 15%, और इसकी हाफ लाइफ डे कितनी होती है, 6 डेज। इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 7। नेक्स्ट हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है। और ये पेरेंटल ट्रांसफर नहीं होता है। पेरेंटल ट्रांसफर एकमात्र एंटीबॉडी होती है, कौन सी, एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, कौन सा होता है वो, IgG। और ये हीट लेवल क्या होता है इसका, स्टेबल होता है। और न्यू बॉर्न बॉबी में IgG भी पाया जाता है, क्योंकि जो बॉबी प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा, जो मदर की प्लेसेंटा है और जो उसको क्रॉस करके बेबी के अंदर आ जाता है। और ये किसके द्वारा हमारे को प्राप्त होता है, मदर के मिल्क के द्वारा। मिल्क हो गया, स्लाइव हो गया, उसके द्वारा हमारे को मदर के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो ये क्या हो गया, सिक्रेशन न्यू बॉर्न बेबी में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या हो रहा है, जो न्यू बॉर्न बेबी में कैसे सिक्रेशन होता है, IgA किसके द्वारा होता है, मदर के मिल्क द्वारा। तो मिल्क में भी एंटीबॉडी होती है, वो कौन सी होती है, IgA, जो क्या होती है, न्यू बॉर्न बेबी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं IgM सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। IgM होता है जो सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ये किसने में मिला हुआ होता है, पेंटामर, मतलब 5 मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, IgM। ये मोनोमर भी हो सकता है और पेंटामर भी हो सकता है, ये भी जेम चेन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 9 लाख इसका सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका होता है, IgM का। इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 5 to 10%। और इसकी हाफ डे लाइफ कितनी होती है, 5 डेज। और इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 19। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिव क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, हाईली प्रेजेंट होता है। पेरेंटल ट्रांसफर नहीं होता है। हीट लाइबल क्या होता है इसका, स्टेबल होता है। और न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा IgD क्या होता है, सेम एज थोड़ा सा IgG से मिलता जुलता होता है ये, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और इसमें सीरम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, और हाफ डे लाइफ भी इसकी कम होती है। तो ये क्या होता है, मोनोमर प्रेजेंट होते हैं, जे चेन के साथ ये भी नहीं जुड़ रहा था हमारा IgG, और ये भी नहीं जुड़ा होता है। इसका मोलिकुलर वेट इससे थोड़ा सा ग्रेटर होता है, लेकिन सीरम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, IgG का सबसे ज़्यादा है, कितना, 70 to 80% होता है, जबकि IgD का कितना होता है, 0.3%। हाफ डे लाइफ कितनी होगी इसकी, 3 डेज। और इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या होता है इसमें, मतलब एब्सेंट होता है। और ये पेरेंटल ट्रांसफर नहीं मिलता है, कौन सी, IgD को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। और हीट लेवल क्या होता है इसका, स्टेबल होता है। और न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, ये सिक्रेशन न्यू बॉर्न बेबी में ये एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन E को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। इसमें क्या होता है, ये भी मोनोमर प्रेजेंट होता है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन E होता है वो किसमें काम में आता है, हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए काम में आता है। ये मोनोमर प्रेजेंट, नेक्स्ट हमारा ये मोनोमर प्रेजेंट में होने के कारण इसमें अदर चेन का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1,90,000। इसके बाद में इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सबसे कम होता है, 0.19%। इसके बाद में इसकी हाफ डे लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 दिन की होती है, किसकी, IgE की।
नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इसमें 8 होता है। और इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पेरेंटल ट्रांसफर, ये पेरेंटल ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बाद में हमारा हीट लेवल, जो हीट लेवल होता है वो एकमात्र कौन सा एंटीबॉडी होता है या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgE, जो क्या होता है हीट लेवल होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू बॉर्न बेबी, जो सीक्रेशन न्यू बॉर्न बेबी में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी के बारे में। इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से देखा है। जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन फिजियोलॉजी में भी पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, और इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हमने देखा है। सबसे पहले एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी पूरी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर। ये कैसे एक्टिवेशन होता है, एंटीजन के द्वारा कैसे एक्टिवेशन होता है वो देखा है हमने। और इसके बाद में हम देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन, हैवी चेन और लाइट चेन, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। इसके बाद में हमने देखा है कि जो हमारे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के में सीरम में या सीरम में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में देखा है। जो IgG, IgA, IgM और IgD और IgE के बारे में हमने अच्छी तरीके से स्टडी की है। तो थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।